पांच की पड़ताल में आज बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र या संकल्प पत्र की। और नए कश्मीर का एक संकल्प है, क्या विजन है। आप देख रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के सियासी घमासान में खास तौर पर 370 को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर जम्मू कश्मीर से कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, कई ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कश्मीर के हालात को ज़मीनी तौर पर जानते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान लगातार चल ही रहा है। क्षेत्रीय दलों यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया है। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी है, लेकिन उसने अपनी घोषणाओं का पिटारा अभी तक नहीं खोला है। जम्मू कश्मीर में देश के 3 बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कांग्रेस भी जो है वो यहाँ पर राजनीति में अपना खासा दखल रखती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन की पार्टी है और वो कुछ सीटों पर जीतती रही है। मई में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 22 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव आयोग की जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में 32 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कुछ को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए कई वादे किए। घाटी में चुनाव को लेकर अपने मेहमानों से हम चर्चा करें, लेकिन इससे पहले मैनिफेस्टो जारी करते समय धारा 370 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। धारा 370 के कारण यहां रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आइए इस पर बातचीत करते हैं और सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर में। इनमें कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिंह मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अश्विनी भट्ट कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। उनसे पहले भी हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात कर चुके हैं। इसी तरह सोहित शर्मा जो कि प्रवक्ता पीडीपी हैं वो भी जुड़ रहे हैं। राकेश पंत जी जो कि वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। और अश्विनी भट्ट साहब, आपसे शुरुआत में करना चाहूँगा क्योंकि पहले मैं जानता हूँ कि आपने कई मुद्दे रखे थे वहाँ पर एक एक्टिविस्ट के नाते। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 370 हटने के बाद में क्या क्या बदलाव आए हैं। व्यवहारिक रूप से वो कौन कौन से बदलाव हैं और कितना अपील करते हैं कश्मीर की जनता को। नमस्कार प्रवीण जी। देखिए 370 का एब्रिविएशन ये निश्चय ही एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। आज से 5 साल पहले जो बहुत सारे वहाँ के राज्य के जो पॉलिटिशियन थे वो बोलते थे कि कश्मीर में कोई झंडा फहराने वाला नहीं होगा या ये इम्पॉसिबल है या नहीं हो सकता। बट ऑब्वियसली ये हुआ और ये बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय कदम था। 370 के एब्रोगेशन के बाद जमीनी स्तर पे तो सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा। बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए गए, टेरर फंडिंग पे नकेल लगाई गई, जिसकी वजह से अगर आप पिछले 4-5 साल से देखो तो स्टोन पेल्टिंग जो कि हर दूसरे दिन का एक वहां का एक प्रक्रिया बनी थी, उसमें वो ना के बराबर है आज की डेट में। दूसरा ये तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के दायरे की बात है। दूसरा जो बहुत ही बड़े कुछ सामाजिक जो त्रुटियां थी 370 के चलते, जैसे रिजर्वेशन जो है वो हर किसी को उसका लाभ नहीं था, वो अब इम्प्लीमेंट हुआ है। जो हमारे SC ST भाई है, ये
इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी, इतने दशकों बाद भी वो खाली एक स्वीपर की नौकरी की जॉब को अप्लाई कर सकते थे। तो ये बहुत सारे, ये 370, अगर आप खाली रिजर्वेशन 370 की एक बात मुद्दा करें जो गृह मंत्री मैं आपसे थोड़ा सा अश्विनी जी ये समझना चाह रहा था कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ हद तक पीडीपी भी, हालांकि सोहित जी से उस पर बात करूंगा स्टैंड पर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खुलकर कह चुकी है कि 370 जो है उसको बहाल करेंगे, वो स्टेटस वापस लेकर आएंगे। और आपको याद होगा हमने पहले जब बात की थी तो ये एक तरीके से सेंटिमेंट, खास तौर पर जो कश्मीर वाला हिस्सा है वहां के सेंटिमेंट को भुनाने का प्रयास हो रहा है। तो 370 वापस लाना बनाम 370 हटाना, इसमें जम्मू कश्मीर में, जम्मू का बेल्ट छोड़ भी दें तो जम्मू कश्मीर अगर सीटों के लिहाज से देखें इसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस मुद्दे को यूं ही नहीं उठा देगी, वो भी जानती होगी कि यहां पर मतदाता के मन में क्या है। तो मैं जानना चाहता हूं, इसके नफा नुकसान तो हम बात करते रहते हैं, वहां पर वोटर पर क्या इंपैक्ट कर रहा है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, अगर बहुत बहुत सही क्वेश्चन आपने उठाया। अगर आपको याद हो, हमारी पिछली चर्चा में भी मैंने आपको इसके बारे में हमने टच अपॉन किए, इस बिंदु पे हमने प्रकाश डाला था। देखिए, अभी लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, अगर आप को ध्यान हो तो उमर अब्दुल्ला ने एक जो टेरर फंडिंग में कन्विक्टेड है, और जो अलगाववाद के साथ जिसका कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनका नैरेटिव इंजीनियर रशीद करके जो एक उनके थे, उनसे हारा। अब इससे आप, जो कि जेल में थे, उन्होंने प्रचार भी नहीं किया खुद, वो जेल में, अभी भी जेल में है, टेरर फंडिंग में कन्विक्टेड है वो पॉलिटिशियन। तो इससे क्या एक ग्राउंड का आपको एक अलगाववाद का सेंटिमेंट अभी भी कितना है ग्राउंड में, स्टिल इट इज देयर। तो इससे आपको उसकी एक छवि, उससे एक पिक्चर आपको मिलती है। अब जब एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका जब अपने इसका जो एनालिसिस जब किया था, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उनको दे हैव टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स मोर, जिसको बोलते हैं ना, सिंपैथाइजर टुवर्ड्स, उस सिंपैथी, उस सोच के साथ, उस जहनियत के साथ जाने वाले लोगों की सिंपैथी उनके प्रति दिखा रहे हैं और उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आती है। अब मैं बाकी मेहमानों को भी अश्विनी जी शामिल कर लेता हूं ताकि ओपनिंग कमेंट आ जाए, उसके बाद हम चर्चा को थोड़ा विस्तार से रख पाएंगे। सोहित जी, आपका स्टैंड क्या है 370 को लेकर? हालांकि कुछ इशारे मिल गए बयानों के जरिए, लेकिन क्या ये जो सेंटिमेंट वाली बात है, आप भी इस पर जा रहे हैं? हालांकि आज काफ़ी फायदे अभी यहाँ पर पैनल पर भी बताए गए हैं, निश्चित तौर पर पंत साहब भी इसके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे, बट आप लोगों का स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इसमें प्रवीण जी। मैं क्लियर बात कहना चाहता हूँ, ये हमारा 5 अगस्त 2019 ये काले दिवस के तौर पर हम लोग जम्मू कश्मीर में मनाते आ रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया गया, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता का स्टेट सब्जेक्ट को हटाया गया, लैंड सेफ एक्ट को हटाया गया, तो ये एक बहुत बहुत जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास में ना लेते हुए एक ये डिक्टेटरशिप की तरह ये 370 जम्मू कश्मीर से हटाया। इसका हम पूरे जोर शोर से इसकी निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये क्लियर कहना चाहते हैं, जिस तरह से अश्विनी भट्ट जी, जो मुझे लगता है कि अश्विनी भट्ट जी जम्मू कश्मीर में कम ही आते हैं, मुझे लगता है दिल्ली में बैठकर इनका ज्यादातर वहीं से सब चीज चलती है। मैं इनको कहना चाहता हूँ, एक बार जम्मू कश्मीर में आए, हम आपको बताते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जो जम्मू में हालात बने हैं, जिस तरह से रजौरी में डांगरी के हिंदू का नरसंहार हुआ, जिस तरह से कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग कश्मीर में शुरू हुई, जिस तरह से जो हालात कश्मीरी पंडित के साथ बने, और जिस तरह से 8 परिवार कश्मीरी पंडित 5 अगस्त 2019 के बाद से माइग्रेंट होकर जम्मू में आकर रह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अश्विनी भट्ट जी इस बात को समझे नहीं है, ना ही ये शायद जम्मू आए हैं, इन चीजों के बारे में ना कभी इन्होंने सुना होगा। कौन कर रहा है ये सब? ये वहां पर कौन करता है, कौन लोग करते हैं? देखो, बात ऐसी है, इस बात को हमें समझना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, 370 कोई इतना बड़ा कोई भूत नहीं था जिसको आप लोगों ने पूरे भारत में बना दिया। 370 में था क्या? एक स्टेट सब्जेक्ट, एक लैंड सेफ एक्ट,
और क्या था 370 में? तो फिर इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप लोग, अगर कुछ नहीं था तो? 370 मेरी बात सुन लीजिए ना प्रवीण जी, पहले बात सुन लीजिए। देखो बात ऐसी है, हमें इस बात को समझना चाहिए, हिमाचल में 371 है, गुजरात में 371 है, महाराष्ट्र गुजरात के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 371 है, महाराष्ट्र में ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां 371 है, और नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी 371 है। आखिरकार जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट की तरह इन्होंने चुना और यहाँ पे इन्होंने हालात खराब किए। आज वो समय आ गया है कि 370 हटने के बाद से जिस तरह से जम्मू कश्मीर, जिस तरह से जम्मू में मिलिटेंट अटैक्स बढ़ गए हैं, जिस तरह से कठुआ में मिलिटेंट अटैक शुरू हुआ और जाके पत्नीटॉप में जाकर खत्म हुआ, रजौरी में मिलिटेंट अटैक शुरू हुए, सो कहने का मतलब ये है। ठीक है, आपने अगेन वही चीज वो रिपीटेशन में आ रही है। आपने कहा कि यहाँ पर चाहे वो आपने पंडितों की बात कही है या मिलिटेंट अटैक्स की बात कही है, मेरा सवाल अभी भी बरकरार रहेगा, थोड़ा और समझूंगा। कपिल सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मैंने पहले उनको इंट्रोड्यूस कर दिया था। आपका स्वागत है कपिल जी। राकेश पंत जी मेरे साथ मौजूद है। अश्विनी जी शॉर्ट में, ताकि मैं राकेश जी और कपिल जी के पास जाऊं, आप क्योंकि आपको इन्होंने नाम लेते हुए आप पर टिप्पणी की है, इसलिए आप बात कहें अपनी। हाँ जी, सोहेल शर्मा को मैं बता दूं, इनने मेरे पे पर्सनल टिप्पणी करी। सोहेल शर्मा जी, मेरा घर अभी भी जम्मू में है, मेरी फैमिली जम्मू में है। मैं कल ही जम्मू से वापस आया हूं। हमारी अभी सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में थी। प्रवीण जी, आपके चैनल ने भी वो कवर किया, आपके प्रवक्ता भी वहां आए थे। नंबर एक ठीक है सोहेल जी, नहीं सोहेल जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं नहीं चाहता, नहीं आपस में नहीं, रुक जाइए। आपकी बात को सुन रहे थे, आपने पर्सनल अटैक किया, वो सुन रहे थे, उन्होंने हाथ ऊंचा किया, बोलने का अवसर मांगा, अभी उनको बोलने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास। नंबर एक, मैं अभी अगर दिल्ली में हूं, उसका रीजन भी कहीं ना कहीं पीडीपी है। आपके जो फाउंडर हैं मुफ्ती साहब, जब वो होम मिनिस्टर थे तब हमारा पलायन हुआ बिकॉज ऑफ टेररिज्म। आपके मुफ्ती साहब ने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए जो टेररिस्ट सरगना है उनको छोड़ा था। आपके जो मुफ्ती साहब जब 86 में कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने अनंतनाग में जो राइट्स करवाए थे और हमारे मंदिर जलाए थे, उसके सरगना आपके मुफ्ती साहब थे। तो आप कश्मीरी पंडितों के ऊपर तो बिल्कुल ना बोले, और ये जो ओछी राजनीति आप राजनेताओं के साथ करें। हमारे समुदाय और हमारे खैर खा बनने की आपको ठीक है, ठीक है अश्विनी जी, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की निजी बातचीत बहुत लंबी जाए, फिर सोहित जी अभी उस पर कुछ बोलेंगे, आप बोलेंगे, लंबा चला जाएगा। राकेश जी, मैं आपसे थोड़ा आगे के प्रश्न पूछता हूं, बहुत सारी क्योंकि चर्चाएं जो हैं वो हम लोग कई बार कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूं जहनियत की बात। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगर इतने पुरजोर तरीके से 370 की वापसी की बात कहते हैं, इंजीनियर रशीद के जीतने का एक एग्जाम्पल बार बार रखा जाता है, ये सारी चीजें बताती है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां की जहनियत आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो मन में चल रहा है उससे कैसे लड़ेंगे? ठीक है, आप जो विकास के कार्य करना चाहते हैं, रिजर्वेशन की बात की, महिलाओं की बात की, ये सारी बातें हमने सुनी, लेकिन वो जो सोच है, जो सेंटीमेंट है, जिसके साथ सिंपैथी दिखाते हुए पॉलिटिकल पार्टी जाती है, उसका क्या करेंगे आप? देखिए, आपने जहनियत की बात करी तो संसदीय चुनाव में यह साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं, और खास करके कश्मीर के लोग, कश्मीर का युवा 370 जाने के बाद 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 तोड़ी गई तो उनकी जहनियत में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आया है, वो देखने को मिला है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि पिछले संसदीय चुनाव में ये जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सर्वेसर्वा है महबूबा मुफ्ती जी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उनको वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये वहां पर जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है, तो उनको ये समझना चाहिए कि कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के युवाओं ने इन दोनों पार्टी के जो नेता हैं उनको हराया है, उनको वहां हार का मुंह देखना पड़ा है। तो वो इसलिए देखना पड़ा है क्योंकि वो जो जहनियत की आप बात करते हैं, पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो जहनियत है उसको जम्मू कश्मीर का युवा और खास करके जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो समझ चुके, और इसका नतीजा संसदीय चुनाव में आपको देखने को मिला। नहीं, बेशक उमर अब्दुल्ला हारे, लेकिन जीते कौन? जीते इंजीनियर रशीद। बहुत बार ये बात भी उठती रही है कि जो कश्मीर के लोग हैं उनके साथ माननीय गृह मंत्री जी ने भी और जो राष्ट्रीय सरकार है उन्होंने भी ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कभी भी बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात नहीं की जाएगी।
और यहां तक इंजीनियर रशीद जीते हैं, उन्होंने भारतीय संविधान और भारत की मुख्य धारा के अंतर्गत शपथ ली है, उन्होंने किसी और संविधान के अंतर्गत शपथ नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आपको आने वाले दिनों में और खास करके विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जब यहाँ की जनता, कश्मीर के लोग जो हैं वो इनको दोबारा संसदीय चुनाव की तरह हराएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस साथ में आ गए हैं, आपके बारे में कहा जाता है जम्मू तक सीमित है आपका जनाधार, आप कैसे उसको थोड़ा सा बताएंगे, दर्शकों को भी बताएं जो सुनना चाहते हैं, इसमें दिलचस्पी रखते हैं। जब इंडी गठबंधन पीछे वहां से दिल्ली से चला और जैसे ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया तो सबसे पहला धोखा उन्होंने महबूबा मुफ्ती जी को दिया। तो इसलिए ये इंडी गठबंधन तो एक तो धरातल पर नहीं है, दूसरा अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, तो कांग्रेस जो है वो दम भरती है, बहुत सबसे पुरानी पार्टी होने का भारतवर्ष में 31 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। यहां 52 सीटों के ऊपर वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है और अगर इनको लगता है, और उसके बाद इनके बड़े नेता जो जहां जम्मू कश्मीर में है वो कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं हराया जा सकता, तो इसका तात्पर्य हमें यह निकालना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर बहुत मजबूत है और जम्मू कश्मीर की जनता उनको आने वाले चुनावों में फिर से आशीर्वाद देने जा रही है। कपिल जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ आपके लिए एक परेशानी का सबब है क्योंकि 370 पर आपका स्टैंड, उनका स्टैंड अलग अलग है और 370 जब हटाई गई तो उसमें कांग्रेस का समर्थन था उस समय पर, और ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ बड़े भाई की भूमिका में आ गई। और जो राकेश जी कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही बात दिखाई देती है कि क्या कांग्रेस एक समय पर जो जम्मू कश्मीर में गढ़ रहा है, आपकी मजबूती बीजेपी के मुकाबले कहीं ज़्यादा रही है वहाँ पर, अभी वो स्थिति नहीं है और आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे चलना पड़ रहा है। 370 कांग्रेस ने दी थी और पार्लियामेंट के थ्रू दी थी, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन थी। हमने 370 हटाने का विरोध नहीं किया था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध किया था कि 370 को नहीं हटाया जाए, क्योंकि अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के ऊपर अब कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि हम एक नेशनल पार्टी हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। आप 370 पर जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है उसके साथ कांग्रेस है? आप अगर सुनेंगे तो, एक मिनट अगर सुनेंगे तो मैं बिल्कुल सुनूंगा, मैं सुनूंगा, समझना भी चाह रहा हूं मैं एक्चुअली सुनते सुनते जी। तो धारा 370 जो जम्मू कश्मीर की जनता को दी गई, उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों से आवाजें उठी कि उन्हें भी स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। तो 371 हिमाचल प्रदेश में, विदर्भ में, फिर 371 के बाद जब ये मंथन हुआ कि अब 371 की गिनती को रोक के तो 371 A, B, C, D नॉर्थ ईस्ट में दी गई। तो वो एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर की जनता को, उनके रोजगार को, कल्चरल आइडेंटिटी को, जॉब सिक्योरिटी को, लैंड सिक्योरिटी को इंटैक्ट करने के लिए। ये जम्मू कश्मीर की जनता से भारतीय सरकार का, उस वक्त भारतीय सरकार का और पार्लियामेंट का वादा था कि क्योंकि जम्मू कश्मीर का टेरेन वैसा है, ज्योग्राफी वैसी है, टोपोग्राफी वैसी है, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सबसे ज्यादा शत्रु देशों के साथ लगते हैं, चीन के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है, पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, रोड कनेक्टिविटी बहुत कम थी और एजुकेशन के लिहाज से जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो बाकी देश की जनता के साथ पिछड़ जाते थे क्योंकि टेरेन वैसा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर को धारा 370 दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धारा 370 एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसको खत्म किया। और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा क्या रहता कि जब तक धारा 370 है जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन पूरी तरीके से भारत के साथ नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद जब संसद पटल पे अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने यह कहा कि धारा 370 का इससे कोई लेना देना नहीं है, धारा 370 तो एक स्पेशल स्टेटस था, जम्मू कश्मीर इससे पहले भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया था, अब भी इंटीग्रल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट रहेगा, भिन्न अंग रहेगा। तो धारा 370 एक पॉलिटिकल इशू था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिससे
जम्मू कश्मीर की जनता की, जम्मू कपिल कश्मीर जी, के युवाओं की कपिल तबाही जी, हुई है। मैं बड़े ध्यान से आपको सुन रहा हूं। राकेश जी आप बोलिएगा, फिर भी मेरा सवाल वही बरकरार है। आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। मैं इसके ऊपर आप उस पर आइए ना, थोड़ा सा बताइए। मेरा जो प्रश्न है उस पर अगर स्पष्टता से कुछ बताएंगे तो ज्यादा लगेगा दिशा में जा रही है। मैंने शुरू में ही, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने शुरू में ही कह दिया कि धारा 370 के ऊपर हमारा बिल्कुल साफ कथन है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे खत्म किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते। और कपिल जी मैं एक बार फिर दोहराता हूं, आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेटस के या जो स्टैंड है 370 पर उसके साथ है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है। हम जरूर अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का अपना मैनिफेस्टो है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जम्मू कश्मीर की जनता को भी यकीन दिलाता हूं कि जब मैं इसको ऐसे मानूं कि 370 वाले मसले के साथ आप नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब हम सरकार नहीं, आप कह रहे हैं, लेकिन आप स्पष्टता से नहीं कह रहे हैं। पैनल पे नहीं, दर्शक भी आपको सुन रहे हैं, आपका जवाब स्पष्ट नहीं आ रहा है। इसलिए आप ये भी बोल सकते हैं, ऐसा होता है आमतौर पर कि नहीं मैं इसको कहने की स्थिति में नहीं हूं, ये भी बोल सकते हैं आप। मैं कह चुका हूं कि हम 370 जब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ चुकी, अब उसके ऊपर हम इसके ऊपर बोल भी नहीं सकते। जब बोल भी नहीं सकते तो लाने के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? आपको समझना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात खूब समझ रहा हूं। मेरा 25 साल गुजर गए आप लोगों की बातें से समझते समझते। मैं जो आप मेरी बात भी समझ रहे हैं, मैं आपकी बात भी समझ रहा हूं। स्पष्टता से वो जवाब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस स्टैंड के साथ आप नहीं हैं, ऐसा मानूं ना मैं? देखिए, धारा 370 के स्टैंड के साथ नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी, ठीक है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, हम वचनबद्ध हैं। जी बोलिए राकेश जी। मैं कपिल को बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने 3 प्रमुख बातें कही। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि शत्रु देश, हमारी जो जम्मू कश्मीर है उसकी भौगोलिक स्थिति जो है हमारे शत्रुओं के साथ उनके बॉर्डर्स मिलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है कि नहीं है, तो ये पाकिस्तान के साथ बात करने की वकालत किस तरह करते। दूसरी बात हो गई कि धारा 370 को हटाने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कही है, तो ये धारा 370 को हटाने के पक्ष में है या जो उसको वापस लाने के पक्ष में? वो तो मैं पूछ ही रहा हूं, इतनी देर से इसी में समय निकल गया। ठीक है। तीसरी बात, कपिल जो है वो मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज है इस मामले में। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहना भी चाहते हैं और नहीं भी रहना चाहते हैं। देखिए, मैं कपिल जी को जानता हूं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, वो जानते हैं कहां पर क्या बोलना है। ऐसा नहीं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, मैं इस बात को मानूंगा। कपिल जी संक्षेप में बोलिएगा अपनी बात। सोहित जी भी कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। लाहौर बस यात्रा लेके कौन गया था? नहीं, अब इस पर मत जाइए अभी। वो तो एक सिंपल सी बात, मैं आपका आसान कर देता हूं, आपकी बात को आसान कर देता हूं, मैं आपकी बात को आसान कर देता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये भी रह चुके हैं, अब्दुल्ला साहब के साथ ये भी रह चुके हैं। अब तो मैं उस पर सवाल पर ले जाऊं। ऐसे फिर आप मेरा जवाब ही नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ ये भी रह चुके हैं, अभी बड़ा लंबा चली जाएगी चर्चा। वही तो कह रहा हूं, आप उस पर जाएंगे तो ये भी रह चुके हैं। मैं आधे मिनट में इसको कंक्लूड करने वाला। बोलिए। और बस यात्रा लेके कौन गया? भारतीय जनता पार्टी। आतंकवादियों को कंधार छोड़ने कौन गया? भारतीय जनता पार्टी। केक खाने, बिरयानी खाने कौन गया पाकिस्तान में? हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी। आगरा समिट किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस ने करवाया क्या? कांग्रेस ने बातचीत की क्या? ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रोरोगेटिव है कि वो पाकिस्तान से बात करे या ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई बातचीत नहीं की तो फिर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर सीजफायर कैसे हुआ? ये पारदर्शिता में यकीन नहीं करते हैं, बैक चैनल पे बात जाके करते हैं, दूसरे देशों में जाकर बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा। देखिए, आमतौर पर ये होता है कि पैनल पर कपिल जी प्लीज 30 सेकंड आपने कहा था, 1 मिनट से ऊपर स्टेटमेंट हो गया। मैं ये चाह रहा हूं, देखिए अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बोलेंगे, हम दूसरे की पार्टी पर बोलने में तो पूरा आधा घंटा 1 घंटे का समय निकल जाएगा। सोहित जी आप थोड़ा सा इस पर बोलिए, क्योंकि एक ब्रेक पर भी जाना है, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। लेकिन आपने अभी 370 पर जो चर्चा सुनी है उसमें दोनों स्टैंड आए हैं, आप इसको किस तरीके से देखेंगे, खासतौर पर कांग्रेस के स्टैंड को? हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कपिल सिंह जो मेरे भाई हैं, मैं इनको एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ, 370 जम्मू कश्मीर के कोई अभिशाप नहीं है। ये 370 जम्मू के स्टेट सब्जेक्ट की रखवाली के लिए था, ये जम्मू के लैंड सेफ एक्ट के लिए था। अब तो फक्र से कहना चाहिए कि हमें 370 की बात करनी है।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम उसका वेलकम, लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ खत्म थोड़ी हो गई है। हमें इसके लिए आप लोगों की भी सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग जम्मू की जनता के स्टेट सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर ये आपको भी सपोर्ट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सपोर्ट करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? सब बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे। ये एक अच्छा वो लेकर आएगी। अगर नेशनल पार्टी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की बात करती है, तो हम सब नेशनल उस पार्टी के साथ चलने को तैयार हैं। तो इस करके मैं कपिल सिंह से भी यही बात कहना चाहता हूँ, 370 कोई जम्मू हिंदुस्तान के लिए अभिशाप नहीं है, ये जम्मू के सेम एक्ट के लिए है। तो इस करके आपको भी आगे आना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आपको भी 370 के लिए आगे आना चाहिए। अश्विनी जी, अब आपने सुन लिया सभी लोगों को, मैं जाऊंगा पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट सुनूंगा, आप लोगों की अपनी मांगे रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि 370 के बाद जो बदलाव आ सकते हैं या जो सकारात्मकता है, उनके कुछ पॉइंट्स आपने बताए। फिर भी जिस अंदाज में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर इसके खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस बहुत सॉफ्ट है। कांग्रेस ने, जैसे आपने सुना कपिल जी को, उन्होंने माननीय कोर्ट का बार बार जिक्र किया कि उन्होंने कहा है उस पर नहीं, यानी उस पर हाँ ना वाली कोई स्थिति देखने को नहीं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से इतर जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको ये लगता है कि 370 का ये जो मसला है, ये जनता के दिमाग में एक अलग तरीके से बैठा है, जैसा बीजेपी सोचती है वैसा नहीं। ये मुझे थोड़ा सा समझाइए कि इसको कैसे समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 370 को ना, ये मेरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या सॉफ्टली कांग्रेस भी ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कर रहे हैं। जैसे मैं अभी सुन रहा था कि 370 से हमारी लैंड सिक्योरिटी हो जाएगी। अब लैंड सिक्योरिटी, ये अगेन ये भ्रम है, ये झूठ है। जम्मू में आर्मी इंस्टॉलेशंस, मेन सिटी में अराउंड आर्मी इंस्टॉलेशंस, रोशनी एक्ट के थ्रू बैकग्राउंड 10,000 फैमिलीज रोहिंग्याज की बसाई गई हैं। आज तक आपने कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस के मुंह से सुना है? और वो इतनी स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है इन एंड अराउंड द आर्मी इंस्टॉलेशन, जहां पे उन्होंने पूरे फॉरेस्ट एरिया में डेमोग्राफिक चेंज करा है। म्यांमार से लेके जम्मू तक उनको और कोई जगह नहीं मिली बसने के लिए या बसाने के लिए। जम्मू के आर्मी इंस्टॉलेशंस के पूरे चारों तरफ बठिंडी जगह है। आप अपने आपके रिपोर्टर से मिला था मैं अभी इस वीकेंड पे, वहां पे इस पे एक प्रोग्राम करिए आप, किसने बसाया उनको वहां पे, उस पे ये बात नहीं बोलेंगे। दूसरा झूठ कि ये जी बॉर्डर स्टेट है इसलिए 370 चाहिए। पंजाब, राजस्थान, गुजरात की हजारों किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, वहां कोई 370 नहीं है, उनको उस चीज की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये सपोर्ट करते हैं कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो भाई बहन है, वो एक स्वीपर की ही नौकरी कर, चाहे वो पीएचडी हो, वो स्वीपर की ही जॉब कर सकता है? ये 370 है। ये भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिशियंस इसमें माहिर होते हैं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, बट इट्स द आर्ट, एक नैरेटिव को चलाना है, एक झूठ फैलाना है, एक वाई, मतलब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, मैं जो अश्विनी जी समझना चाह रहा हूं, वाई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीन पर काम करते रहे हैं, तो या क्या आपको लगता है कि कश्मीर के वैली के हिस्से में इसका इंपैक्ट कुछ और है, जम्मू के हिस्से में इसका कुछ और? इसको एक इमोटिव इशू बनाने की कोशिश है। देखिए, इनको उनके पास दिखाने के लिए कुछ और ज्यादा नहीं है। जितनी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, जैसे आपका करप्शन ब्यूरो हो गया, या जितनी भी अभी जो पहले जितनी भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के असीमित पावर थे, they were the judge, jury and executioners within themselves. अब 370 हटने के बाद जो एक वो कवच है लूट खसूट का, जो पहले उसके दायरे में जो एक कवच पहना है, जब वो हटा तो दूध का दूध, पानी का पानी को, और वो इनको थोड़ा विचलित कर रहा है कि 70 साल से जो मलाई खाई जा रही थी। ठीक है अश्विनी जी, आगे से आते हैं इस पे और बात करेंगे। तो कहता हूं तौबा तौबा, अरे ये अश्विनी भट्ट जैसे लोगों ने तो जम्मू कश्मीर को बदनाम करके रख दिया हुआ है। वो 10,000 होंगी बसा के रख दिए हैं। वाह अश्विनी भट्ट साहब, वाह। ये तो आपने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को पूरे भारत में आप लोगों ने बताया है, आपको शर्म नहीं आती कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले तो आप इतना झूठ बोल रहे कि 10,000 होंगी बठिंडी में बसे हुए हैं।
बटुंडी में रोहिंग्यास नहीं है, पूरे जम्मू में आइए, पूरे जम्मू में आके देखिए, पूरे जंगल के क्यों इतना जम्मू कश्मीर को बदनाम करने में लगे हैं? पूरे रोहिंग्यास को वहां बसा के आप दिल्ली में जाकर बैठ गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह जम्मू कश्मीर को बदनाम करेंगे। ये तरीका आपका ठीक नहीं है। ये अगर आपको देखना ही है तो आप कंपल्शन हो सकती है पीडीपी में रह के, आपकी कंपल्शन हो सकती है पीडीपी में रह के झूठ बोलना। मेरी कोई कंपल्शन नहीं है, मैं राजनेता नहीं हूँ, ये कहां से बात करके लेकर आते हैं बोलने की। आप लोग जैसे आप लोगों ने ही जम्मू कश्मीर को बदनाम किया है, आप लोगों ने हमारा राइट खाया है, आप लोगों ने हमारा स्टेट सब्जेक्ट खाया है। आज वो समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों को गलत नजरिए से देखते हैं। इस करके थोड़ा सी सोच चेंज करो। आपने सोहित जी एक मुद्दा उठाया था, मैं चाहूंगा उस पर मैं फिर से, क्योंकि वो सवाल अनुत्तरित रह गया था, वो भी थोड़ा सा एड्रेस कर दें कि ये कौन लोग हमला कर रहे हैं। आपने पंडितों पर हमलों की बात करी एक बार, फिर आपने शुरुआत आज उससे की, फिर मिलिटेंट अटैक्स की बात की, तो ये कौन लोग हैं? देखो प्रवीण जी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर को हमेशा टारगेट किया जाता है। हर बार जब कोई इलेक्शंस आती है, जब कुछ भी आता है, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। बात ऐसी है, हम तो यही चाहते हैं, ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बने बोली से। ये हमारा सही फंडा है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति आए। अगर जम्मू कश्मीर में शांति आएगी तो नौजवान ड्रग्स से मुक्त होंगे, नौजवान गलत रास्तों पे नहीं जाएंगे, और ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अश्विनी भट्ट जैसे लोग जो जम्मू कश्मीर को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इस करके मेरे भाई अपने आप में चेंज लाओ। आपकी बात सुन के बहुत दुख होता है हमें कि आप जम्मू के होने के बावजूद आप जम्मू को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। देखिए, मैं फैक्ट्स पर कुछ नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अश्विनी जी ने मुझसे कहा कि यहाँ पर आइए, एक रिपोर्ट बनाइए, उसको देखना, इसको जांचना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मैं जानता हूँ इस तरह की रिपोर्टिंग करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए फैक्ट्स पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना अश्विनी जी के ना आपके। आप दोनों ने अपने अपने दावे रखें। बहुत संक्षेप में अश्विनी जी बोलिएगा ताकि राकेश जी और कपिल जी को। जी बोलिए। मैं आपको प्रवीण जी, ये मेरा सुझाव है आपको, अगर शक्ल साफ ना हो और कोई आईना दिखाए तो आईने की गलती नहीं है। मैं आपको, ये मेरा सजेशन है, आपका न्यूज डेस्क है जम्मू में, आप इस पे, ये मेरा आपसे अनुग्रह है, आप इस पे जरा एक इन्वेस्टिगेटिव एक रिपोर्ट बनाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए। जम्मू जो संभाग है, पूरे इसके इर्द गिर्द हजारों जो कनाल्स हैं, एकर्स की फॉरेस्ट लैंड है, जो पिछले 20-25 साल से जिसको इलीगल ऑक्यूपेशन करी गई है, और हजारों रोहिंग्या को डेमोग्राफिक चेंज, जम्मू का डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए वहां बसाया गया है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात ठीक है। मैंने जैसा कहा कि ये बड़ा, अभी जो इस पैनल पर बात हो रही है बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है अगर ये फैक्चुअली इसी तरीके से। लेकिन मुझे थोड़ा सा आप राकेश जी बताएं कि क्या आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है, आप लोगों का क्या स्टैंड है? जो अश्विनी बात कर रहे हैं वो कुछ हद तक मैं उसको सही मानता हूं, क्योंकि जम्मू के आसपास के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर हमारे जो पहले की सरकारें रही, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग शामिल हैं, इन्होंने बड़ी हद तक जो है वो रोहिंग्या का वहां पर उनको बसाया, और वहां सरकारी मदद जो है वो उनको मिलती गई। और आपने पीछे भी रिपोर्ट्स में देखा होगा कि बहुत सारे रोहिंग्यास यहाँ पर उनके जाली आधार कार्ड, जाली राशन कार्ड और ऐसी चीजें उनसे मिली हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की, खास करके जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद जब इनकी सरकारें थी तो ये हमेशा आरोप जो है वो लगते रहे हैं जम्मू की तरफ से भी और लद्दाख की तरफ से भी कि हमारे साथ अन्याय जो है वो होता रहा है। जम्मू ने अगर कोई भी चीज ली तो वो लड़ाई करके ली, एहतजाज करके ली, उसको बड़ी आसानी से चीजें नहीं मिल गई यहाँ पर। तो इसलिए 370 का जाना जो है वो बहुत जरूरी था कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए, जिसकी माननीय गृह मंत्री जी ने आज अपने जो घोषणा पत्र है उसको जारी करते हुए जिसकी चर्चा भी करी कि टीकालाल टपलू पुनर्वास योजना जो है उसके अंतर्गत कश्मीरी पंडितों की वापसी की कोशिश जो है वो जारी रहेगी। और उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि 6000 लगभग कश्मीरी परिवार हैं जिनको वहां पर कश्मीर में दोबारा बसाया गया है। और यहां तक जम्मू की बात है
तो जम्मू के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका जम्मू के साथ कोई लेना देना नहीं है, और 370 को कवच बनाकर, जैसा अभी अश्वनी ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि 370 को कवच बनाकर ऐसे लोगों को यहां पर बसाया गया और जम्मू की भौगोलिक स्थिति और डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की गई। जी कपिल जी, इधर मैं आऊंगा, एक बात रखना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए सोहेल जी, बोलिए। देखो बात ऐसी है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में, एक सेकंड आ रहा हूं कपिल जी, क्षमा प्रार्थी हूं, अब क्या करूं। जिस तरह से ये कश्मीर में कहते हैं, जिस तरह से ये कश्मीर में कहते हैं कि वहां पत्थरबाज खत्म हो गई, वहां पे अलगावाद खत्म हो गया। अरे 10 साल से आप लोग जम्मू कश्मीर में राज करो, तो अभी तक रोंगी आप लोगों ने बाहर नहीं किए। तभी कहता हूं ये साजिश है, ये साजिश है जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की। ये इनका बिल्कुल माइंड कंसेप्ट क्लियर है। मेरा जो बेसिक सवाल था सोहेल जी, जो मेरा बेसिक सवाल था वो यही था, और ठीक है ठीक है ठीक है, इस पर आएंगे। कपिल जी इधर, अब मैंने तो देखा पूरे पैनल पर ये दो बड़े मुद्दे प्रोमिनेंटली हैं लोग, और वैली जम्मू ये अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। दूसरा 370 का मुद्दा है, 370 का मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया है, पीडीपी ने उठाया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बरकरार रखने का मुद्दा। आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा, किस चीज पर आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर? मैं दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा। पहले कश्मीरी पंडित और रोहिंग्यास, अगर आप 1 मिनट के लिए सुन लें, फिर मैं आपकी सारी बातों का जवाब भी दूंगा। कश्मीरी पंडितों का पलायन जब हुआ था तो गवर्नर जगमोहन थे, प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार थी जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने जट्टी में कश्मीरी पंडितों के लिए फ्लैट्स भी बनाए और कश्मीरी पंडितों के लिए एक प्रोग्राम भी बनाया, उन्हें भत्ता भी दिया, उनको जितनी मदद हो सकती थी दी। उनके लिए हमने रोजगार भी जनरेट करने का भरपूर भरसक प्रयास किया, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के बच्चों को एजुकेशन के लिए भी हम एक स्पेशल इंसेंटिव्स के तहत बाहर कॉलेजेस में भी भेजते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए एक ईंट तक नहीं लगाई। बातें तो बड़ी बड़ी हैं, कितने परिवारों को कश्मीर में भेजा है इन्होंने पिछले 10 साल में, ये भाजपा प्रवक्ता बताएं मुझे। और दूसरी बात रही रोहिंग्यास की, तो रोहिंग्यास का पहला जत्था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन सरकार थी, तब जम्मू में आया था। ये शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं है। रोहिंग्यास का पहला जत्था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब जम्मू में आया था। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आप अपना प्रश्न बताइए जनाब। तो मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जब भी पैनल पर डिस्कशन होता है तो कोई एक विषय उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि कश्मीरी पंडितों पर बात नहीं हुई है और इन मुद्दों पर बात नहीं हुई। हमने लंबा घंटों इस पर चर्चा की है। आपने जितने फैक्ट बताए वो सारे सुन लीजिए, मुझे मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। जब मैं ये चर्चा करता हूं तो एक दिशा में ये चर्चा जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि 370 के मुद्दे को पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कमोबेश उसी का कि 370 बरकरार रहेगी, कोई हटा नहीं सकता इसको, इस पुरजोर, यानी 370 ही सबसे बड़ी चीज है। आपके पास कौन सा मुद्दा है? क्या आप अभी जो पंडितों वाली इतना आपने सब लंबी जानकारी दी उस मुद्दे पर जा रहे हैं या कोई और मुद्दा है आपका? देखिए, स्टेटहुड आज जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की जनता को स्टेटहुड मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है, लेकिन आज तो गृह मंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा कि देंगे या नहीं देंगे या कब देंगे। इसका मतलब नहीं देंगे। कार्यपालिका तो कहा है हम देंगे के अंदर जो सरकार बनने उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि स्टेटहुड जो है वो राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। बात कर रहे हैं जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है, आ रहा हूं मैं, उसके अधिकारों को आगे ही कटेल किया जा चुका है, क्योंकि सारी पावर्स जो है वो एलजी को दी जा चुकी। क्योंकि अब इनको पता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तो बड़ी दूर की कौड़ी हो गई। जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 1 पे लाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार, पूरे देश के इंडेक्स में बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे आया, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया।
60% से ज्यादा जम्मू कश्मीर से इंडस्ट्री वाइप आउट हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी ने की, और इंडस्ट्री लाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई एक एमओयू हुआ? एमओयू भी नहीं हुआ अभी तक, तो कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुआ। इंस्टॉलेशन और इन्वेस्टमेंट की बात जो है वो बड़ी दूर की बात। लैंड सिक्योरिटी, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए वचनबद्ध है। ये सारी चीजें आज जम्मू कश्मीर के अंदर बर्निंग इश्यूज, रोजगार, जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, स्टेटहुड। भारतीय जनता पार्टी आज बात करती है रोजगार देने की, ये तो वही बात है कि पहले रोजगार छीन लिया, पहले रोटी छीन लो, फिर 5 किलो राशन दे दो। पहले रोजगार छीना, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने अपनी बात को रखा, कुछ हद तक हम बात को समझ भी पाए आपकी। हालांकि ये वो सारे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने भी आज रखे हैं अपने। रोजगार की बात हर घोषणा पत्र में होती है, मूल बड़ा एक मुद्दा होता है सेंट्रिक। मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस जो है वो मल्टीपल जो आम मुद्दे होते हैं उस पर अभी बात कर रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में है, 370 पर बहुत स्टैंड क्लियर नहीं है। लेकिन राकेश जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी कपिल जी ने प्रश्न उठाया है। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? पिछले कुछ चीज़ें बताई थी अश्विनी जी ने, वो ठीक है कि रिजर्वेशन की बात उन्होंने की, सिक्योरिटी की बात, और वो जो चौक पर तिरंगा फहराने की बात है, अब लोग वहाँ पर जा पाते हैं, इस तरह की कई बातें होती हैं। लेकिन कश्मीर के युवा के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अभी पिछले कुछ समय में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिसको सामने रखा जा सके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि धारा 370 जाने के बाद वहां पर पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं हुई, ये उनमें जो कमी आई वो देखने वाली बात है। कश्मीर में जो टूरिस्ट बढ़े वो देखने वाली बात है। इतना टूरिस्ट जो है वो बाहर से यहाँ पर आया, और उसके बाद स्थायी शांति और जम्मू कश्मीर समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ये देखने वाली बात है। आज कश्मीर का जो युवा है वो आपको चौक में पत्थर मारता हुआ नहीं मिल जाएगा। उसको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सरकार जो है वो उसके विकास के लिए, उनकी नौकरियों के लिए काम कर रही है। और मैं यहां तक एक और बात आपको बता दूं कि धारा 370 के जाने के बाद 20 से 25 हजार नौकरियां जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी गई हैं। ये डाटा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह के जॉब क्रिएट किए जा रहे हैं, किस तरह की इंडस्ट्रीज पर विचार किया जा रहा है, किस स्टार्टअप का भी एक हब बन सकता है, ऐसा पहले चर्चा हुई थी जब हटाया जा रहा था इसको, तब उस पर मैंने बड़ा डिस्कशन किया था। तो उसमें क्या क्या हो पाया अभी तक? कई मामलों में आप देखेंगे कि कश्मीर में नए एफपीओ जो हैं उनको स्टार्ट किया गया, और कश्मीर के युवा जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 300 योजनाएं जो है प्रधानमंत्री जी की या केंद्रीय सरकार की चल रही है, जिसमें 269 योजनाएं जो है उसमें जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर रहा है, पहले इंडेक्स में। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति का नतीजा है। और जो विश्वास कश्मीर के युवाओं में, जम्मू के युवाओं में केंद्र की सरकार के प्रति और प्रधानमंत्री जी के विजन के प्रति पनपा है, यही नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में शांति है। गन कल्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, और यहां पर जो मुख्य धारा है उसमें लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। ठीक है सोहित जी, आप बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, हम उस विषय पे जा नहीं पा रहे हैं। आपका मुकाबला किससे है? आपका मुकाबला बीजेपी से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से है? हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो 370 की सपोर्ट में नहीं है। क्लियर बात है। तो आप इनके साथ में, मतलब हक में है, नेशनल 370 के हक में है। हाँ, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में है फिर? देखो बात ऐसी है, सबका अपना अपना एजेंडा है। हाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हालात बनाए हैं वो हमने भी देखे हैं, और जम्मू कश्मीर की जनता ने भी देखे हुए हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। 2002 में जब पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के हालात ने ही हमें वहां पे लाया गया था, और इतनी बेरोजगारी, इतनी भ्रष्टाचार नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में ही हमें मिली हुई थी। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो राकेश पंत जी बात रख रहे हैं, नहीं, मैं लेकिन थोड़ा सा उस ओर जाना चाहता हूं। कपिल जी ने अभी बहुत सारी बातें कही, यही तो होता है। मैं जो लास्ट एक बात, ये कश्मीर पे तो कह रहे हैं कि कश्मीर में तरक्की हुई है, कश्मीर में सब कुछ हुआ है। मैं राकेश पंत साहब को कहना चाहता हूं, भाई जम्मू की तरफ भी ध्यान दो। जम्मू में तो हालात बिगड़े हैं, जम्मू में मिलिटेंट अटैक बढ़ गए, जम्मू में दरबार मूव बंद होने के कारण व्यापार खत्म हो गया, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, टूरिज्म नहीं रहा,
और इतना बुरा हाल है इस समय जम्मू का, इतना बुरा हाल है, कश्मीर को देखते देखते ये तो जम्मू का ही भूल गए। आज वो समय आ गया है कि जम्मू मैं की खैर जनता समझ रो गया रही आपका है। पॉइंट जो है आज वो ये आपका बात पॉइंट सुनाती मुझे है ऐसे भारतीय समझ में जनता आता पार्टी है। ने। अश्विनी जी, अब थोड़ा सा मैं आपको इस चर्चा में भी ला सकता हूं, क्योंकि मुझे अभी तक यह समझ में आया कि जब भी मैं बात करता हूं तो पीडीपी का या जोर यह होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि वो जम्मू की बात ज्यादा से ज्यादा करे, क्योंकि जम्मू वो जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी से वो सीटें छीन सकते हैं, या और उनको ऐसा लगता है कि वैली में उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत है, काम करना है तो जम्मू में करना है। ये स्थिति मैं शुरुआत से आपसे समझना चाह रहा हूं, थोड़ा सा बताइए क्या ये स्थितियां हैं? आप जो क्वेश्चन रख रहे हैं, अरे हम जम्मू कश्मीर की जनता मैं की आपसे बात कुछ रखने और वाले पूछ रहा लोग था, हैं। आप घूम के बार बार जम्मू पे जा रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और आप ठीक कर रहे हैं, पार्टी हम प्रवक्ता जम्मू के के नाते रहने आपका वाले धर्म भी है, हैं। हम जम्मू पार्टी की प्रवक्ता का हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल सही धर्म निभा रहे हैं। मैं तो हम मुद्दे पे जम्मू की जाऊंगा ना, डॉक्टर, हमें जम्मू की बात रखनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने सुन लिया आपका मुद्दा। अब अश्विनी जी बताएं, आप जो मेरा पॉइंट है वो कितना सही कितना गलत, उसको थोड़ा स्पष्ट करके बताएं। उससे पहले मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं। कपिल जी, आप मेरे भाई हैं, मैं एक फैक्चुअल करेक्शन करना चाहता हूं। हमारा कश्मीरी हिंदू समाज का नरसंहार और पलायन तब हुआ जब स्टेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और सेंटर में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो होम मिनिस्टर थे। जब जब फारूक अब्दुल्ला जी से जब नहीं संभला सिक्योरिटी, तब उन्होंने रिजाइन किया और तब सेंटर से वहां पे गवर्नर रूल लगा और तब जगमोहन जी को उसको कंट्रोल करने के लिए वहां लाया गया। मैं ये फैक्चुअली एक बात जो है ऑन रिकॉर्ड करेक्ट करना चाहता हूं, बिकॉज यू स्टेटेड आर कश्मीरी हिंदूज का जेनोसाइड। तो मैं वो फैक्चुअली मैं आपसे अनुग्रह है, आप इसको बाद में इस पे जाके थोड़ा सा इस पे शोध भी कर लीजिएगा, तो यू विल फाइंड मी राइट। नाउ प्रवीण जी, आपकी बात पे आते हुए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, ये राजनीतिक कंपल्शंस होती हैं जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर, जैसे आपने सही बोला कि जम्मू में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, वही काम बीजेपी कश्मीर में कर रही है कि अपने एरिया की तो सीट्स हैं ही हैं, हम थोड़ा एक्सपैंड कैसे करें। बट एक हिंदी बेल्ट की एक कहावत है ऑन ए लाइटर नोट कि चौबे जी गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौट आए। कहीं ना कहीं वो अपना जो है दूसरे वोट बैंक या दूसरे क्षेत्रों में एक्सपैंड करने के लिए उसमें अपना नुकसान होता है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें इस टाइम पे मुझे लगता है जो एक स्ट्रेटेजिक गुड कॉप बैड कॉप जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है। आई थिंक उन्होंने इस गणित को और इस डेमोग्राफिक स्प्रेड को आई थिंक अच्छे से उन्होंने उनका अलायंस जो है, बिकॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो और कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है गुड कॉप बैड कॉप कश्मीर और जम्मू संभाग में वो ये कर रहे हैं। और मेरा वही बीजेपी की और बीजेपी प्रवक्ता जो राकेश जी हैं उनसे अनुग्रह है कि थोड़ा सा आप जो बर्निंग इश्यूज हैं, ठीक है 370 एक बहुत ऐतिहासिक स्टेप था, वो हो गया। व्हाट नेक्स्ट? जम्मू में अगर आप कहीं पे भी कॉमन सिटीजन में भी अगर आप जाएंगे तो आक्रोश इन सब चीज, वो तो हर कोई सराह रहा है 370 हटाना, उसके फायदे वो हर कोई, बट कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लेके और भी कुछ टैक्टिकल इश्यूज हैं ऑन ग्राउंड। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं डेमोग्राफिक चेंज इन जम्मू एरिया, जो अभी ये आर्मी इंस्टॉलेशंस है उनके जो अधिकारी हैं, उन्होंने कितनी बार उन्होंने आग्रह किया सरकार को कि हमारे को एक देयर इज अ सिक्योरिटी रिस्क हियर, ठीक, आप इसको वो करिए। और वो जम्मू का एक कॉमन सिटीजन भी उस चीज को उसके साथ आपको रिलेट ठीक है। आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी, मुझे लगता है कि बीजेपी इस पर विचार करे। आपने एक तरीके से उनको एक सलाह मशविरा भी दिया। सोहित जी, अब क्योंकि एंडिंग कमेंट पर जा रहा हूं, क्लोजिंग की तरफ, सोहित जी आपके लिए थोड़ा सा झटके जैसा है, कांग्रेस की तरफ गठबंधन पर आपकी भी कोई नजर थी, अकेले से पड़ गए? देखो प्रवीण जी, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं। 1999 में जब हमारी पार्टी का गठन हुआ, पहली इलेक्शन फिर वो भी हमने अकेली ही लड़ी थी, और 2014 में जब इलेक्शन हुआ तब भी हमने अकेली ही लड़ी थी। और हमने ये कभी सोचा नहीं, हाँ हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे जो 370 के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें जो हमारा साथ देता हम उसके साथ होते,
अब कांग्रेस ने जो सोचा वो कांग्रेस में अब कह नहीं सकते, डेमोक्रेसी है, सबके सोचने का है, लेकिन हम पीडीपी बहुत मजबूत है, हमें पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर की जनता हमारे साथ है और आने वाले समय में हम अच्छी सीटों से आगे आएंगे। जी कपिल जी, क्या वैली में नेशनल हम देख भी रहे हैं सीटों का बंटवारा जो आपके बीच में हुआ है, वो भी ये दिखाता है कि जैसा मैंने कहा बड़े भाई की भूमिका में आप लोगों का फोकस जम्मू पर है। देखिए, पहले मैं अश्विनी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, इन्होंने शायद मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा जिस दिन कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस दिन गवर्नर जगमोहन जी वहां पे आ चुके थे, अपना चार्ज ले चुके थे, और ये बार बार बात कर रहे हैं। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार थी। और रोहिंग्यास का भी जो पलायन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ। जम्मू जी अश्विनी जी फटाफट, क्योंकि अनुत्तरित रह जाएगा, मैं जाना नहीं चाहता था, ये मुद्दा लंबा मैं मेरे मन में भी देखिए मैं कपिल जी बताऊं ईमानदारी से, मेरे मन में बहुत सारी चीजें आ रही है इस मुद्दे पर, अभी लंबा जाएंगे तो इस पर एक डिस्कशन हम कर सकते हैं, हम करेंगे इस पर, लेकिन अश्विनी जी क्लियर कर दीजिए, कोई फैक्चुअल मिस्टेक ना जाए। फिर मैं आपको बता रहा हूं, हमारा पलायन उससे जगमोहन जी के गवर्नर बनने से बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। उनको मजबूरी के अंदर उनको जब आपका अलायंस कैसे हो गया अश्विनी जी, आप मुझे बताइए पहले, आपका अलायंस कैसे हो गया? आप तो एक्टिविस्ट के हैसियत से बैठे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलना चाहिए। आपने अभी बोला आपका अलायंस हो गया, आपका अलायंस कैसे हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि सुनने में चूक हुई, उन्होंने कोई अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपका बाहर से समर्थन कैसे हो गया? आपका समर्थन कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था भाषाई तौर पर, खैर ठीक है, मैं ये शब्द ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस पर चर्चा हो सकती थी, समय मेरे पास सीमित था, काफी हम वैसे भी चर्चा में काफी आगे निकल गए, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इन मुद्दों पर बात होगी और मुझे लगता है कि इस पर एक अलग से चर्चा करनी चाहिए। कपिल जी और अश्विनी जी फिर उस पर बात करेंगे। राकेश जी आपका बहुत धन्यवाद, सोहित जी आपका धन्यवाद, अश्विनी आपका धन्यवाद, कपिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। 5 की पड़ताल में इतना ही, खबरें जारी।